देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फुल एंड फाइनल में एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ घंटों के बाद राफेल भारत में आने वाला है। उसको लेकर क्यों होश फाख्ता हो चुके हैं चीन और पाकिस्तान के, क्यों उनकी नींदें उड़ी हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन जो है अब दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। आज फुल एंड फाइनल में सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिर अब आगे क्या, क्योंकि भारत ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं और वो भी हल्के फुल्के नहीं, भारी भरकम टैंक। लेकिन उससे पहले इस वक्त के 3 बड़े सवाल शो को शुरू कर रहे हैं। अगले 1 घंटे आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चीजें हम लेकर आ रहे हैं उसमें एक चीज बार बार सामने आ रही है, वो ये है कि भारत का पलड़ा जियोपॉलिटिक्स छोड़िए, जमीन पर, ग्राउंड पर भी चीन के ऊपर भारी पड़ रहा है। यहां पर जो 3 सवाल लेने चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस शो के 3 बड़े सवाल, जिसके इर्द गिर्द हम अपने शो को आगे लेकर जा रहे हैं। यहां से देखें आप। पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के राफेल से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं? क्या भारत के राफेल से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं? मैं चाहूंगा तो उसको थोड़ा सा टाइट करें प्लीज। दूसरा, क्या चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है? यह बड़ा सवाल है कि क्या चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है? S-400 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या भारत के आर्थिक प्रतिबंधों ने चीन की कमर तोड़ दी है? भारत के आर्थिक प्रतिबंधों ने क्या चीन की कमर तोड़ दी है? ये सभी सवाल हमारे सामने हैं। इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन सीधे मैं चलूंगा हमारे जो इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं उनके पास। आपको यहां पर हमारे जो खास मेहमान है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ जनरल सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका, वेलकम। अशोक सज्जनहार जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ हैं, वेलकम सर, आपका स्वागत है। युक्तेश्वर जी, जानना चाहूंगा चीन के मन में क्या चल रहा है, वहां से राफेल उड़ रहा है। और साथ में हमारे साथ विजय सरदाना है, इकोनॉमी पे, वेब पर, हर चीज पर अच्छा दखल रखते हैं, बताएंगे। सुमित मेरे साथ हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सुमित के हाथ में शायद फोन दिखाई दे रहा है मुझे। और मेरे साथ मौजूद है यहां पर कसवर और सामने मनीष झा। लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 सवाल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर मैं अपने साथ दिखाना चाहूंगा। ये 3 सवाल अति महत्वपूर्ण। आज का बड़ा सवाल, क्या भारत के राफेल से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं? सवाल नंबर 1, क्या भारत के राफेल से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं? दूसरा सवाल, क्या चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा, क्या भारत के आर्थिक प्रतिबंधों ने चीन की कमर तोड़ दी है? ये हमारे सामने जो चीजें हैं बड़ी मैटर करती है। लेकिन सीधे सबसे पहले ब्रेकिंग खबर, सुपर फाइटर राफेल पर आज की सबसे बड़ी खबर। फ्रांस ने भारत को सौंपे 10 राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस से 5 राफेल भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। भारत के 5 राफेल अभी भी फ्रांस में मौजूद। फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील है। भारत के 5 राफेल अभी भी फ्रांस में मौजूद। ये तस्वीरें आपके सामने, जरा ध्यान से देखें आप। राफेल ने उड़ान पकड़ ली है और यहां पर राफेल भारत की उम्मीदों की उड़ान भी है। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे सहयोगियों के पास। सबसे पहला रिएक्शन, मेरे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, वेरी क्विकली समझाइए मुझे, यानी कि एक जो प्राइम मिनिस्टर ने सीधे टाइम बाउंड फ्रेम रखा था कि राफेल इस टाइम पर आना चाहिए, जरूरी है, वो पूरा टाइम फ्रेम के मुताबिक राफेल आ रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि सभी ऑपरेशनल कंडीशन में आ रहे हैं। और निशान, ये 5 विमान जब यहाँ आएंगे अंबाला में 29 तारीख को, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑपरेशनल के अंदर इस्तेमाल होने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था इस पूरे एग्रीमेंट का, इस पूरी डील का, वो ये था कि 70 to 75 सारे विमान जो होंगे वो ऑपरेशनलाइज कंडीशन में होंगे, यानी जब जरूरत पड़ेगी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि 5 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो जो ट्विन सीटर हैं और 3 जो है सिंगल सीटर हैं।
जो 2 की हम बात कर रहे हैं ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और बाकी के जो है वो सिंगल इंजन जो है, सिंगल सीटर जो है वो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं। तो ये मान के चलिए कि 12 पायलट्स की टीम अभी इसको ट्रेन हो चुकी है फर्स्ट बैच की, 8 अभी लगातार ट्रेन हो रही है और इसके अलावा 36 हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं वो फ्रांस के अंदर ट्रेन किए जाएंगे एज पर एग्रीमेंट। और वो जब सारी स्ट्रेंथ होंगी, फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, जरा फुल स्क्रीन पर ये शॉट दिखाएं। राफेल की हम बात कर रहे हैं, देखिए जरा इस शॉट को। ये हमारे सामने ये राफेल जो टेक ऑफ करता है, ये देखें आप, तीसरा राफेल। ये जो राफेल जो उड़ान भरते हैं ये उम्मीदों की उड़ान है। ये देखें आप, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी होती थी, बहुत सारे समय लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पर। मैं सीधे चलूंगा जल सेना के पास। जल सेना, व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट, और वो भी टाइम बाउंड। सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड है ये, मतलब जब कहा तो डिलीवर हुआ। निशान जी, ये एक ऐसा मंजर है, ऐसा सीन है शायद दुनिया ने नहीं देखा होगा। ये जो हमने किया था रफाल को 2015 में, प्रधानमंत्री ने इसके एग्रीमेंट के ऊपर साइन, उसके बाद देखिए जो टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम में इतनी कटिंग हुई है, क्योंकि जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे, ये जब फुली ऑपरेशनल कंडीशन की बात होती है तो पहले ऑपरेशनल कंडीशन में आना नहीं था। ये देखिए 4 मिसाइल सिस्टम से लैश आ रही है। हैमर मिसाइल जिसके अंदर में था पहले डील नहीं थी, इसमें हमें लगना था हमारा इजराइल की मिसाइल, मगर फिर उसको इमरजेंसी परचेज करके हैमर मिसाइल भी लगाई गई है। तो ये एक इतना बड़ा अचीवमेंट है, पूरे विश्व देख रहा है। ये केवल भारतवर्ष नहीं, चाइना और पाकिस्तान के तो होश उड़ ही गए होंगे। ये पूरी जो पैकेजिंग है, और पैकेजिंग में एयर सुपीरियरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, एक पैरिटी ऑफ एयर में जब हम बात करते हैं कि एरिया डोमिनेशन की बात होती है बाय एयर, बट अगर आप लेना चाहते हैं एयर जनरल सिन्हा, क्या मैं आपसे एक लिबर्टी ले सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड? जी, एक फौजी से लिबर्टी लेने से पहले परमिशन लेना जरूरी है सर। थैंक यू, प्लीज गो अहेड। सर मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कस्टम मेड भारत के लिए नहीं, बल्कि कस्टम मेड भारत के चुनिंदा दुश्मनों के लिए है? एब्सोल्युटली। देखिए, इसकी काट नहीं है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ये केवल चाइना और पाकिस्तान की बात नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक रफाल के पीछे इन्हें 2 या 3 F-16। जल सेना, मैं आपको इसीलिए रोक रहा हूं, जस्ट आई एम सॉरी सर, आपने बता दिया इसकी कोई काट नहीं है। सीधे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिर ये जो तूफान आ रहा है यहां पर, ये कितना धुआं करने वाला है। जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसका जो पूरा ट्रेजेक्टरी है, कहां से निकल रहा है, कैसे हो रहा है। आइए आपको यहां पर जरा की ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर फ्रांस के एयरबेस 27 जुलाई को, फ्रांस के एयरबेस से इसने टेक ऑफ किया है, यानी कि 27 जुलाई और 29 जुलाई को इसको भारत में आना है। उसके बाद नीस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है, ये उसके बाद जाएगा साउथ इटली, फिर आयोनियन सागर, और फिर ये देखें आप, नीस फ्रांस, यहां से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद साउथ इटली, ये जो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, जरा इसको यहां पर देखें। फिर उसके बाद आयोनियन सागर, और वहां से पोर्ट सईद इजिप्ट, यहां पर पोर्ट सईद इजिप्ट, और फिर उसके बाद अल डफरा एयरबेस 28 जुलाई को, और फिर उसके बाद अल डफरा बेस सऊदी अरब, जरा दिखाइए उसको भी यहां पर, ये देखें आप, और ये हम आपको दिखा रहे। फिर उसके बाद अरब सागर, फिर अंबाला एयरबेस 29 जुलाई को। अंबाला एयरबेस में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं चाहूंगा ये यहां पर, मैं सीधे अपने मेहमान के पास वापस आना चाहूंगा। ये देखें आप, ये इसके पूरे रूट की ट्रेजेक्टरी है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से। अच्छा, मैं सीधे यहां पर इसके जो बेसिक्स हैं उसको हमने आपको समझाया। अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, वो पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीधे जरा वो खबर दिखाएं। भारत के रफेल से बौखलाया पाकिस्तान, चीन के दिए JF-17 जेट को कराया मॉडिफाइड। पहले तो चीनी माल, फिर ऊपर से उसको भी मॉडिफाई, वो भी चीनियों ने, और छोटे रनवे से भर सकेगा उड़ान, ये मॉडिफिकेशन किया गया है। और चीन और जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं उन्होंने मिलकर इसको मॉडिफाई किया है। यह सबसे इंटरेस्टिंग बात है।
ये देखिए, ये शॉट्स देखें हम, बल्कि मैं चाहूंगा कि वो कल वाले जो शॉट्स टेक ऑफ वाले थे वो उसको प्ले अप करें, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर समझे आप किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है जिससे कि ये छोटे रनवे से टेक ऑफ कर ले। और ये पाकिस्तान की कोशिश है। कसवर मेरे सहयोगी जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, हमारे जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक ब्रेव रिपोर्टर है, क्योंकि इस्लामाबाद में बोलने की आजादी कम ही लोगों को है और उसमें जो बेबाकी से बोलते हैं उनमें से एक कसवर हैं। और कसवर के पास मैं सीधे चलूंगा। कसवर, ये जो मॉडिफाई किया गया एयरक्राफ्ट, इसके बारे में मुझे बताएं, क्या इंटरेस्टिंग है इसके बारे में? वाकई निशान जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जिस तरह आपने इनको ये बात बताई कि एक तो चाइनी माल और उसके बाद मॉडिफिकेशन वो भी पाकिस्तानी और चाइनीज इंजीनियर्स की, तो ये एक मज़हका खेज सी बात लगती है। बहरहाल ये उनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको उन्होंने छोटे रनवे से उड़ान भरने के लिए इसको खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और सकर्दो वाले, अगर वहां पे इसकी उड़ान अगर भरनी पड़ जाए तो फिर जाहिर है वहां पे तो बड़े रनवे है नहीं, तो उसके लिए इसको मॉडिफाई किया गया है कामरा एयर बेस पे। इसकी ज्यादा तफसीलात तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, एक तो हमने कंफर्म किया है कि इसने सक्सेसफुल रहा है, इसने छोटे रनवे से उड़ान भरी है और लैंडिंग भी की है, वो भी छोटे रनवे पे। लेकिन जो एक्सपर्ट बता रहे हैं ये किसी तौर पे F-16, F-15 या फिर राफेल का किसी तौर पे मुतबादल है ही नहीं। लेकिन जाहिर है आपके पास एक ऑप्शन होती है तो आप उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास ये खबर आई है, हमने इसको ब्रेक किया। थैंक यू वेरी मच, आपने क्रेडिट दिया। तो ये एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है। अगर छोटे रनवे से जिस तरह हमें बताया गया है कि ये कामयाबी से उसने लैंड भी किया है और टेक ऑफ भी किया है, ये एक अचीवमेंट है। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे सामने जो बड़ा क्विक रिएक्शन है वो ये है, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैं सीधे यहां पर चलता हूं, मेरे साथ जनरल सिन्हा है। जनरल सिन्हा, छोटे एरिया से टेक ऑफ करना है, लैंड करना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आप JF-17 की बात कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट लैंडिंग एंड शॉर्ट टेक ऑफ एंड शॉर्ट लैंडिंग, ये केवल काबिलियत होती है नेवल एयरक्राफ्ट के ऊपर में जो नेवल शिप से करती हैं। JF-17 की ये कैरेक्टरिया है ही नहीं। जब आपको पता लगा होगा, आपने सुना होगा कि MiG-29F हमारी कुछ नेवल की एयरक्राफ्ट 20 के तकरीबन वो अभी आई है ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी है कि आप शॉर्ट टेक ऑफ एंड शॉर्ट लैंडिंग कर सकते हैं। मगर मेरे अनुसार ये कितने भी कर लें, इस मॉडिफिकेशन से ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सकर्दू के ऊपर केवल 10 एयरक्राफ्ट ही लैंड हो सकता है आज के दिन में। बहुत छोटा रनवे है और वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन स्पाइट ऑफ चाइना ट्राई कर रहा है सस्काम वैली में एक एयरफील्ड बनाने का, जिसने पाकिस्तान ने उसको सीड किया था, वहां वो ट्राई कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है ब्लैक टॉपिंग के लिए और ग्लेशियर के ऊपर। तो ये युद्ध के समय में ये चीजें करना और आप कर नहीं पाएंगे। तो इस चीजों में हम बहुत आगे हैं। देखिए, आपने सुना होगा Su-30 MKI जो आपका J-11, J-12 इसकी बात करते हैं, उसकी थोड़ी कॉपी है। उसको भी हम लोग अभी ले से पीछे की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्ले लोड लेकर नहीं उड़ सकता। इसके कारण आपके पास MiG-29 को हम लेकर आए हैं आगे की तरफ। तब यहां से जब ये उड़ेगा या अंबाला से, पठानकोट से, इन जगहों से उड़ेगा, तो उसके पूरे 10 टन के पेलोड के साथ। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं सीधे यहां पर चलूंगा। वो एक की ग्राफिक्स है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हम कैसे आगे हैं, जरा इस तरफ चलेंगे आप यहां पर, और वो दिखाना चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हम कैसे हैं। और यहां पर आइए सीधे लेकर चलता हूं, मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे यहां पर दिखाऊंगा। यहां पर सीधे आपको एक बड़ी खबर चीन से आ रही है। उसके पहले मैं आपको चीन से बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। सीधे भारत में राफेल आने से चीन को लगने लगा है डर। चीन ने समुद्री प्लेन AG-600 का किया ट्रायल। चीन ने समुद्री प्लेन AG-600 का
और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, चीन का ये प्रोपेगेंडा है। चीन अपने प्रोपेगेंडा पे काम करता है। एम्फीबियन एयरक्राफ्ट जो है, इसके बगल में शॉट्स भी दिखाएं, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट जो है इसको इन्होंने ट्राई किया है। मैं सीधे चलूंगा युक्तेश्वर के पास, जो कि चीन के ऊपर अच्छी जानकारी रखते हैं। युक्तेश्वर, अगर बात की जाए, चीन ने जिस तरीके से अपने एम्फीबियन एयरक्राफ्ट को एक समुद्र में लैंड कराने की कोशिश की, उसका ये ट्रायल है, यानी सीधे तौर पर ये उसका प्रोपेगेंडा। जी, चीन कल मैं देख रहा था इस वीडियो को, वो अपने पूर्वी क्षेत्र में शांतुंग के पास छिंगताओ जो जगह है वहाँ पे वो इसका ट्रायल किया, और वो बोल रहे हैं कि वो सबसे सक्षम और ऐसा एम्फीबियन जो फ्लाइट तो उन्होंने सक्सेसफुल एक परीक्षण किया है। लेकिन इससे हमें ऑब्वियसली कोई घबराने की बात नहीं है। चीन हमेशा अभी 25 जुलाई 26 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये परीक्षण अपने साउथ चाइना सी में करेगा। उसने पहले भी बोल चुका है। लेकिन चाइना का डबल स्पीक से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। वो एयर में, नेवल में और पैदल में भी वो काफ़ी अपनी जो उसका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अपनी तरफ से वो कर रहा है। वो भूटान का जो सक्तिंगा एरिया है उसको भी अपना मान रहा है। और इस डबल स्पीक से हमें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जब तक हम मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। आप जो मुझे बता रहे हैं यानी कि एक प्रोपेगेंडा वॉर है। मनीष झा मेरे साथ रहिएगा। अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, जो मैं ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहा था, जरा ध्यान से देखें आप। अब ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको समझें आप। ये मामला क्या है इसको समझिए आप। ये जो चीज है इसमें क्या हो रहा है ये जाने। देखिए क्या है कि अगर हम तुलना करें इसकी J-17 से या J-20 से और पाकिस्तान के F-16 से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां पर हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम कहां पर हैं। यहां पर सीधे मैं आपको अगर दिखाऊं यहां पर, तो ये देखिए ऐसा है कि अगर यहां पर इसको अंदाजा लगाएं, ये देखें आप, आपके सामने जो देख रहे हैं आप यहां पर ऊपर, इसको देखें और समझें। ये पाकिस्तान पहले अगर हम बात करें, ये पाकिस्तान के F-16 से अगर इसकी तुलना अगर हम करें, यहां पर मैं सीधे यहां पर आऊंगा और देखें आप, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राफेल 4++ जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। और इसको प्लीज थोड़ा होल्ड करें आप। पहला पॉइंटर को अगर हम फिर से यहां पर प्ले अप करें आपके लिए, राफेल से, राफेल जो है वो 4++ जनरेशन का है, लेकिन F-16 के लिए कहा जाता है कि F-16 जो है वो काफी एडवांस एयरक्राफ्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी J-20 की अगर बात की जाए तो ये 5वीं पीढ़ी का है जो एयरक्राफ्ट अभी तक युद्ध में एक भी बार कामयाब तक नहीं हुआ है। मतलब एक भी बार इसने युद्ध नहीं लड़ा है। और उसके बाद क्योंकि ट्रायल स्टेजेस में है, नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला फाइटर है J-20, लेकिन अभी तक इसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। राफेल कहां जा चुका है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये है हाईटेक टारगेट सिस्टम और विजुअल सेंसर इसमें है, लेकिन किसी भी रडार को चकमा देने की क्षमता J-20 में है। ये दोनों के कंपैरिजन हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में फर्क क्या है। हम चीन के J-20 की बात कर रहे हैं जो ट्रायल स्टेजेस पर है, अभी तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि अफगानिस्तान, माली, लिबिया, सीरिया और इराक में युद्ध लड़ चुका है राफेल, लेकिन J-20 की अगर बात की जाए तो उसका मामला गड़बड़ है। उसने अभी तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। यह हमारे सामने फैक्टर है। वापस आ जाते हैं और यहां पर जो पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन करें F-16 से, जरा ध्यान से देखें आप, F-16 से अगर इसका कंपैरिजन करें तो F-16 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। राफेल 4++ जनरेशन का है, फर्क है। और F-16 को तो हमारे मिग ने मारा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज यहां पर है। पाकिस्तान के पास 40 F-16 लड़ाकू विमान है, 40, लेकिन उनके पास उसके बाद एकदम नीचे गिरते हुए हमारे पास सुखोईज है, मिराज है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। J-17 की कोई तुलना नहीं है, वो चीनी माल है। नेक्स्ट पावरफुल रडार को चकमा देने में सक्षम है F-16, हाईटेक टारगेट सिस्टम और विजुअल रेंज से चकमा ये भी दे सकता है, ये भूलने की कोई इसमें आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अफगानिस्तान, माली, लिबिया, सीरिया, इराक में युद्ध लड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और जहां लिया वहां धाराशायी हो गया।
क्योंकि F-16 उड़ाने के लिए पायलट में भी दम होना चाहिए। वापस आता हूं, इस वक्त हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास आऊंगा। मेरे सामने अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज में सीधे आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे फ्लैश करें। चीन और रूस के बीच टकराव बढ़ा। चीन को रूस ने S-400 की डिलीवरी रोकी। S-400 है सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम। S-400 है सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम। चीन और रूस के बीच में जो टकराव है वो बढ़ गया है। इसकी डिलीवरी जो है उसको रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन और रूस के बीच में टकराव बढ़ गया है। S-400 की जो डिलीवरी है वो रोक दी गई है। यह अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है, खासकर यह देखते हुए कि किस तरीके से ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है भारत की डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स वो काम कर रही है और पूरी दुनिया में ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। सीधे पे चलूंगा, मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, खासकर अगर रूस की अगर बात की जाए। एक डिलीवर कर चुका था, उसके बावजूद ये हुआ। देखिए, जहां तक S-400 को लेकर चीन और रूस के बीच डिलीवरी की बात है तो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि रूस को सुपर्द करने थे चीन को, लेकिन अभी कोरोना की वजह से, इस महामारी जो कि चीन की ही देन है, उसकी वजह से ये डिलीवरी में रुकावट हुई है। इससे पहले एयर डिफेंस सिस्टम के जो 2 सुपुर्द करने थे तो आखिरी खेप जनवरी में कर दी गई थी रूस की तरफ से। लेकिन रूस और चीन के संबंधों को लेकर आज के परिदृश्य में देखें तो जानकार इस बात को लेकर अब दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा आप देखेंगे कि रूस भी चीन का साथ नहीं देगा। और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी हो सकता है कि बहुत हद तक रूस इस मामले में भारत, अमेरिका या जो तमाम ऐसे मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ खड़े दिखाई दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि मनीष, जस्ट होल्ड योर थॉट, आपने बहुत अच्छी बात की है। अशोक सर के पास मैं जाऊंगा। अशोक सर, अगर S-400 की डिलीवरी रोक दी है, इसका मतलब 2 होता है सर। पहला कि भारत की ये डिप्लोमेसी की जीत है, नंबर 1, क्योंकि उसने एक तरफ कहा कि हम भारत को दे रहे हैं इस साल के अंत तक, जो डिले कर रहा था। लेकिन दूसरी चीज, रूस भी रशिया को लेकर, मतलब रूस भी चाइना को लेकर अब इनसिक्योर फील कर रहा है। दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, नॉट इनसिक्योर बट दे आर नॉट श्योर अबाउट देम। आप ठीक कह रहे हैं निशान। मैं आपके जो दूसरा कारण है उसको मैं और ज्यादा थोड़ा एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि अभी तक यही सभी लोग मानते थे, जो भी है सामरिक तथ्यों के ऊपर जो अपनी आलोचना करते हैं और टिप्पणी करते हैं, वो ये कह रहे थे जो 2014 के बाद जब से अमेरिका और वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए तो बिल्कुल रूस चीन के आगोश में चला गया है। रूस बिल्कुल उसके एम्ब्रेस में चला गया है। और उस दोनों में हमने देखा है, जब बेल्ट रोड फोरम हुआ 2017 में, बेल्ट रोड फोरम हुआ 2019 में, राष्ट्रपति पुतिन वहां पर गए बीजिंग में, तो इन दोनों में, पुतिन में और शी जिनपिंग में बहुत ही अच्छी साठगांठ बनी हुई है। परंतु मेरे विचार से जो थोड़ा इसको गहराई से देखते हैं वो ये समझ रहे हैं जो ये इनकी जो साठगांठ है ये बिल्कुल टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल है और इसमें सामरिक तथ्य कम है। तो ये मेरे विचार से अभी हमारे सामने ये आ गया है, हमारे सामने ये बात आ गई है जो रूस और चीन में भी खटास आने लगी है। और आपने स्वयं कहा है जो अभी कुछ ऐसे केस हुए हैं, जैसे अटलांटिक में ऊपर जो वहां पर इनके बहुत सारे चीन के खुफिया वहां पर उन्होंने उसके ऊपर स्पाइंग की है, उसको उन्होंने पकड़ा है। और वो रूस के कुछ अपने ही वैज्ञानिक हैं जिनको उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है और उनको जेल में बंद किया है। तो मतलब चीन और रूस में ये तनातनी एक दूसरे में, जहां तक अमेरिका का किस्सा है। अशोक सर, मैं आपसे एक चीज समझ सकता हूं, जो मेरे शो का दूसरा सवाल था सर, ये तो हमने अपने शो का, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों राफेल से खौफजदा हैं, जो जनरल सिन्हा ने भी आपको बताया। अशोक सर, मुझे एक चीज बताइए, क्या अभी के हालात में रूस से इस झटके के बाद, क्योंकि चीन का सबसे ट्रस्टेड एलाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1950 में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं सिनो रशिया, जो एक अलायंस हुआ था, ये उसके लिए मुझे लगता है अब तक का हिस्टोरिक सेटबैक है और ये पूरी तरीके से अकेले पड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। देखिए निशान, मैं ये कहूंगा जो 1950 से लेकर
अभी तक बहुत उतार चढ़ाव आया है दोनों के देशों के रिश्तों में। आपने देखा हो 1971 में कैसे रूस भारत के साथ मिल गया था, इसीलिए मिल गया था जो चीन भारत के विरुद्ध कोई अटैक नहीं कर दे, जबकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। और उसके बाद 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन गए चीन में और उन्होंने चीन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया। काफी हद तक वो सफल भी हुए, परंतु उसके बाद यही मैं पहले कह रहा था, जो पिछले 6-7 साल में जब से ये अमेरिका का ज्यादा दबाव बढ़ा है, वेस्ट का, अशोक सर मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, मुझे अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इस खबर पर वेरी क्विकली। सर, क्या ये एक कम्युनिस्ट थिंकिंग में डिवीजन देख रहे हैं आप? क्योंकि वो अलायंस भी 1950 की अगर मैं बात कर रहा हूं वो कम्युनिज्म के आधार पर बना था, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो ये दो कम्युनिस्ट कंट्रीज में एक बहुत बड़ा डिवाइड, क्या मैं एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूं अगर मैं ऐसा कहूं तो? नहीं, देखिए मैं कहूंगा जो रूस और चीन में डिवाइड है, रूस को इस समय कम्युनिस्ट देश मानना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रभाव है बहुत ही कम है। वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ है ही नहीं। यहां पर तो इनकी अपनी पार्टी है, फादरलैंड पार्टी है इनकी, राष्ट्रपति पुतिन की, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी मानना वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। पॉइंट नोटेड। विजय सर प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहूंगा यहां पर। आइए तुरंत चलते हैं, ये जो S-400 वाला घटनाक्रम हुआ है ये किस हद तक इंपैक्ट करता है। अब आप एक समझे, एक तरफ भारत को रशिया ने कहा कि हम आपको जल्दी दे देंगे जब राजनाथ सिंह जी गए, और चीन को बोल रहा है कि अब हम आपको देंगे ही नहीं, वो कैंसिल कर रहे हैं। चलिए यहां पर बिग वॉल पर दिखाएं चीन को S-400 का झटका। चीन ने भारत से पहले S-400 खरीदने का किया था फैसला, नंबर 1। दूसरा, भारत से पहले यह फैसला किया था। S-400 का पहला बैच चीन को 2018 में मिला, यह मिल चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, S-400 का जनवरी 2020 में चीन को दूसरा S-400 रेजिमेंट्स को मिला, ये एक और चीज है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, उनकी रेजिमेंट्स को दिया गया था ये, फिर चेंज ओवर करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, भारत को इस साल के आखिर तक S-400 सिस्टम मिलेगा, लेकिन चीन को इसको लेकर कैंसिल कर दिया गया है। यह सोचने वाली बात है, भारत को इस साल के आखिर तक S-400 सिस्टम मिलेगा। वेरी क्विकली यहां पर हमारे खास मेहमान है मनीष, अगर आपको कोई पॉइंटर रखना है तो आप तुरंत मुझे बताइएगा हाथ रेस करके। लेकिन तुरंत विजय सरदाना जी, हम इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, क्या सीधे तौर पर यह कहा जाए कि चीन न सही लेकिन भारत से इसमें फायदा रूस को ही हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे धंधा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, लेकिन चीन से इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसलिए उसको दूर रखो। बात बिल्कुल सही है। देखिए, रशिया को 3 चीजों की चिंता है S-400 डील से चाइना में। सबसे पहले तो चाइना रशिया का डिस्प्यूट है पोर्ट सिटी को लेके जो ईस्टर्न पार्ट में है। अगर सबसे ताकतवर वेपन सिस्टम अगर रशिया चाइना को देगा तो जरूरत पड़ेगी तो चाइना वो रशिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा अपनी डिफेंस में। तो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये रशिया से हुई है जिसको शायद वो करेक्ट कर रहे हैं। दूसरी रही बात बिजनेस की, ऑब्वियसली चाइना अपनी वेपन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है और चाइना इज नोन फॉर पायरेसी ऑफ IPR। अगर आज आपने उसको S-400 दे दिए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चाइना उसकी कॉपी नहीं करेगा और नए सिस्टम उसके अराउंड डेवलप नहीं करेगा। तो आने वाले समय में शायद रशिया का वो मार्केट भी खत्म हो जाएगा जी। और रही बात तीसरी करंट और फ्यूचर बिजनेस की, रशिया को भी ये पता है कि इंडिया के पास ज्यादा रिक्वायरमेंट है डिफेंस की, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना का थ्रेट है और फिर हिंद महासागर में है। तो इंडिया इज ए बिगर बायर फॉर डिफेंस इक्विपमेंट देन चाइना। तो तीनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो रशिया का ये डिसीजन चाहे लेट आया है लेकिन सही है, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली एंड टैक्टिकली जी। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो S-400 की डील जो रशिया ने कैंसिल करी है या डिले करी है किसी भी प्रिटेक्स्ट में, वो रशिया के हित में है। और उससे आने वाले समय में भारत को भी ये कंफर्ट रहेगा कि रशिया अगर हमारे एडवर्सरी चाइना को वेपनाइज नहीं कर रहा है तो हम रशिया से आगे भी चीजों में डील कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में रशिया का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है। और चाइना को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप रशिया को अपने साथ ले सकते हैं अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन अगेंस्ट इंडिया अगर आप रशिया को प्ले करना चाहेंगे तो शायद वो मुश्किल होगा। वैलिड पॉइंट है सर। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है चाइना बॉर्डर से, आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है, बॉर्डर की लास्ट आउटपोस्ट पर T-90 टैंक तैनात, 4000 जवानों की सेना की एक ब्रिगेड भी तैनात।
इंडियन आर्मी का बेहतरीन युद्धक है टैंक T90। इसके विजुअल्स हो तो बगल में प्ले करें इसको। ये देखिए आप, ये जिसको हमारी शौर्य गाथा में अक्सर जिसका नाम लिया जाता है T90 टैंक। बड़ी खबर, 4000 जवानों की सेना की एक ब्रिगेड भी तैनात। जनरल सिन्हा, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? ये डिफेंसिव है, एग्रेसिव है, ये मूव कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपने जैसा बताया, 1 स्क्वाड्रन ऑफ T90 टैंक जिसकी वेट होती है 46 टन, और ये जो इंडक्ट हुई है बाय रोड हुई, ये बाय एयर नहीं गई है, जो चाइना को इतनी बड़ी एक जंजाल पैदा करेगी। अभी तो एक स्क्वाड्रन पहुंची है। देखिए, हमारी कैपेबिलिटी है पूरी स्ट्राइक कोर, हमारे पास स्ट्राइक कोर्स हैं टैंकों के, वो जा सकते हैं। तो ये तो जो गई है उसमें APCs हैं, उसमें T90 टैंक्स हैं और एक आर्मर्ड ब्रिगेड की तैनाती हुई है जी। ये मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है, क्योंकि आपको पता होगा DBO के इलाके में हुआ है, DBO में, और DBO में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। तो हम इंडक्ट बाई, हम आपको पता होगा जब ग्लोब मास्टर वहां उतरा था उसका ब्लैक टॉपिंग हो रहा है, तो हम ग्लोब मास्टर से भी इंडक्ट कर सकते हैं। तो चाइना के लिए काराकोरम के ऊपर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए G219 जिसको हम लासा और अक्सर जो उनका हाईवे है जो मेन जिसके ऊपर रफड़ा है, उसी के बाद चाइना ने ससगाम वैली से एक अंडर टनलिंग 36 किलोमीटर का रोड बना के सीपैक से जोड़ना चाहता है। सर, जब हमारे पास ये मैं सॉरी जनरल सिन्हा, मैं आपको रोक रहा हूं, जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि चीन ने अपने लाइट टैंक्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं और हमने ये जानकारी दे रहे हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? सर देखिए निशान जी, मैसेजिंग नहीं है, वेरी क्लियर कट एक बोलते हैं, ये दिखावा नहीं है, ये स्ट्राइक की कैपेबिलिटी दिखा रही है। और जैसा मैं बता रहा था, आने वाले समय में आप पूरी की पूरी उसके कैरोकरम पास को, उसके पूरे के पूरे एक्सेस को सिवर कर सकते हैं। उन्होंने 1-2 मैकेनाइज्ड डिविजन्स लगाए हैं वहां पर और एक मोटराइज्ड डिवीजन, जैसा खबर आ रहा है। आज जो स्पाई प्लेन गया था कौटल्या, उसने कुछ डिगिंग देखी है उस इलाके में, तो 25 तारीख को इस इलाके में से जो हमारा सैटेलाइट गुजरा है। तो ये डेवलपमेंट है और इंडिया को बहुत बड़ा और पूरे विश्व को एक ये देता है कि किस तरह से ये इलाका डेवलप हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को, जनरल सिन्हा, मैं अपने दर्शकों को जरा बताना चाहूंगा, जो आपने बताया है कि एक क्लियर कट कोई मैसेज नहीं देना है, बल्कि ये सीधे तौर पर ये अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात है जो जनरल सिन्हा बता रहे हैं। मैं सीधे अपने दर्शकों को दिखाता हूं, ये T90 टैंक, जिस T90 टैंक का हम जिक्र कर रहे हैं, आखिर इसकी जो पावर पैक पंच है उसमें है क्या, जरा ध्यान से समझें आप। T90 टैंक, यहां पे अगर स्क्रीन को ब्लैंक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब नोट करें यहां पर जो फैक्ट्स हैं हमारे सामने। दौलत बेग ओल्डी पर तैनात T90 टैंक, यहां पर दौलत बेग ओल्डी की ऊंचाई है 16,000 फीट। काराकोरम पास के चिपचाप नदी के किनारे T90 टैंक का भार पुल नहीं सह सकते, इसलिए नदी के रास्ते भेजा गया। LAC पर पहली बार तैनाती की गई है T90 टैंक्स की, LAC पर पहली बार तैनाती की गई है। T90 टैंक की एक खासियत है, टैंक का वजन जो है वो करीब है 48 टन, 48 टन, रात दिन लड़ने में क्षमता, शानदार आर्मर्ड प्रोटेक्शन। ये शानदार आर्मर्ड प्रोटेक्शन, जैविक रासायनिक हथियारों से निपटने में क्षमता, 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता, अचूक 125 मिलीमीटर की मेन गन मौजूद, 6 किलोमीटर तक मिसाइल लॉन्च की क्षमता, 6 किलोमीटर तक मिसाइल लॉन्च की क्षमता, यानी कि इसकी जो रेंज है, ये जो कुछ भी है। मैं एक वेरी क्विक यहां पर सुमित से जानना चाहूंगा, इस ग्राफिक्स को अगर प्ले अप कर पाए बीच में। सुमित, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये कितना ज्यादा, खासकर काराकोरम पास की अगर बात की जाए, वो कितना स्ट्रैटेजिक है? समझाएं बड़ी सरल भाषा में, संक्षेप में हमारे दर्शकों को। देखिए, हम ये बात जो कर रहे हैं डेप्सांग प्लेन की बात कर रहे हैं और खासतौर पर उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर ना सिर्फ हाइट बल्कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके का नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं, कुछ ही दिनों पीछे लेके चलूं। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री गए थे खासतौर पर लेह लद्दाख के विजिट पे, फॉरवर्ड लोकेशंस पे गए थे वो। वहां पर हमने देखा था रक्षा मंत्री रिव्यू कर रहे थे, देख रहे थे हमारी एक वॉर ड्रिल को, जिसमें ना सिर्फ हमारे इन्फेंट्री के, हमारे स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को पैराट्रूप कराया गया,
एयरक्राफ्ट से, C-17 से, और इसके अलावा हमने देखा कि टैंक्स वहां पर लगातार मूव कर रहे थे, अटैक हेलीकॉप्टर्स मूव कर रहे थे। दरअसल वो मैसेजिंग नहीं थी, वो ये दिखाने की कोशिश की थी कि हमारी कैपेबिलिटीज इन इलाकों में किस हद तक बढ़ चुकी है और हमारी डिप्लॉयमेंट किस हद तक है। और चीन लगातार जिस तरीके से जनरल सिन्हा भी हमें बता रहे हैं कि वो दरअसल चीन की बौखलाहट ही थी कि चीन ने अपने अपने जो टैंक्स है वो डिप्लॉय कर दिया, अपनी आर्टिलरी गन्स को मूव कर दिया। दरअसल वो चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर हमारी कैपेबिलिटीज पिछले कई दशकों से, कई सालों से बहुत गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। निशांत, आप जो बता रहे हैं हमारी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये एक जानकारी के बाद अब मैं अपने दर्शकों को विजय सरदाना जी को जोड़ें, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, कस्टमर स्टैंड बाय। भारत के रेडार पर चीन के और 275 ऐप्स, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करें। 59 ऐप्स पर बैन के बाद 275 ऐप्स पर लग सकता है बैन। पबजी और रेसो पर बैन लगाने की तैयारी, पबजी और रेसो पर बैन लगाने की तैयारी। पबजी के पीछे चीन की कंपनी टेंसेंट का बड़ा रोल। शाओमी और जिली और अलीबाबा की अली एक्सप्रेस पर बैन मुमकिन। एक बार फिर से खबर बताएं हमारे दर्शकों को, भारत के रेडार पर चीन के और 275 ऐप्स बैन किए जा सकते हैं। बड़ी खबर, 59 ऐप्स पर बैन के बाद 275 ऐप्स पर लग सकता है बैन। पबजी और रेसो पर बैन लगाने की तैयारी। पबजी के पीछे चीन की कंपनी टेंसेंट का बड़ा रोल। शाओमी और जिली और अलीबाबा की अली एक्सप्रेस पर भी बैन मुमकिन। मैं सीधे लेके चलूंगा यहां पर युक्तेश्वर मेरे साथ है। युक्तेश्वर, ये जो एक झटका है ये कितना भारी होगा चीन के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो 275 ऐप्स पे अगर लगाया तो उनका बहुत ज़्यादा उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उनके वाणिज्य पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन का बायलैटरल ट्रेड करीब 95 बिलियन US था। और ये जो कंपनियां हैं, ये Xiaomi, टेंसेंट, अलीबाबा, बाइटडांस, मेइथू, LBG टेक, परफेक्ट कॉर, साइनाकॉर, नेटिस गेम, यूजो ग्लोबल, ऐसे काफी सारे, मतलब मैं गिनाता चला जाऊंगा। और इन पे अगर रोक चल जाए तो चाइना को काफी दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमी है वो इस साल पहले से ही करीब 6.7% डिक्लाइन कर रहा है, वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। तो उससे उन्हें प्रॉब्लम होगी। और इस बार चूंकि उन्हें रशिया से भी अब कोई सहायता नहीं मिल रहा है। वैसे S-400 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रशिया भले ही उनको S-400 बाय द एंड ऑफ ईयर दे, लेकिन रशिया खुद S-500 अगले साल तैयारी कर लेगा। और रशिया और चीन के बारे में एक जस्ट लास्ट बात बताना चाहूंगा कि उनका भले ही वो कम्युनिस्ट कंट्री 1949 में थे और USSR जब ब्रेक हो गया 1989 में और उसके बाद से वहाँ कम्युनिज्म चला गया, लेकिन इवन 1949 में माओ त्से-तुंग एकमात्र नेता हैं जो एक ही देश का उन्होंने भ्रमण किया। और जब वहां पे गए तो 2 सप्ताह तक वो ट्रेन में गए थे और 2 सप्ताह तक उस समय भी स्टालिन ने उन्हें मिलने नहीं दिया। और जब उनको ऐसे गंदे होटल में रखा, और जब 1958 में क्रुश्चेव आए तो माओ ने भी उनको बहुत ही गंदे होटल में रखा और उनसे बोला कि हम लोग स्विमिंग पूल में बात करेंगे। उनके मुंह पे वो सिगरेट पी के धुआं उड़ाता रहा है। तो चीन और रूस का, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, आप जो बता रहे हैं मुझे, अच्छा मैं अगर खाली इसका इंपैक्ट बताऊं, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। जरा ब्रेकिंग दिखाइए अशोक सर। अगर इसका इंपैक्ट मैं आपसे समझूं, 1 मिनट में अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा। भारत के रेडार पर चीन के 275 ऐप्स, नंबर 1, 59 ऐप्स के बाद 275 ऐप्स पर लग सकता है बैन। पबजी, रेसो पर बैन लगाने की तैयारी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 59 ऐप्स के बाद 275 ऐप्स पर जो बैन लग सकता है, इसमें जरा गौर करें आप। और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि Xiaomi, पबजी के पीछे जो चीन की कंपनी है टेंसेंट, उसका बड़ा रोल है। लेकिन Xiaomi, जिली और अलीबाबा की अली एक्सप्रेस पर बैन मुमकिन है। लेकिन मैं सीधे अशोक सर के पास चलूंगा। अशोक सर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस 3 लेवल पर हिट कर रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात की जाए तो सोशल मीडिया और साइबर में आपको लगता है कि जिस तरीके से हम अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं विदाउट एनी बैकअप, वो खतरनाक हो सकता है?
देखिए, मेरे विचार से ये जो अगर हमारा 275 ऐप्स पर और हम प्रतिबंध लगा देते हैं और उसके आगे चलते हुए मेरे विचार से सरकार इस पर भी जरूर विचार कर रही होगी, जो हुआवे और ZTE पर भी रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। जी। मेरे विचार से ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये न केवल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक परंतु सामरिक तरीके से और आर्थिक तरीके से चीन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा। एक तो देखिए, आर्थिक तरीके से वहां पर उसकी अर्थव्यवस्था वैसे ही अब चरमरा रही है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। और अभी तक अगर 1949 से या 1980 के बाद अगर आप देख लें, 1978 के बाद देख लें, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक जो कॉम्पैक्ट रहा है अपनी जनता के साथ, जो हम आपको पॉलिटिकल फ्रीडम कोई नहीं देंगे, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी देंगे। अगर वो भी वो नहीं दे पाती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहां की जो जनता है यकीनन उनके विरुद्ध उठ खड़ने को बिल्कुल एकदम तैयार होगी। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा इसमें, अगर ये भारत कर देता है, देखिए भारत ने ये किया तो अमेरिका ने भी टिकटॉक के ऊपर उनको प्रतिबंध लगा दिया है। ये पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा, जो भारत जैसा बड़ा मार्केट, उभरता मार्केट, उसने इतना बोल्ड डिसाइसिव स्टेप लिया है, जो सारे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो और देशों में भी, चाहे यूरोप में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, और देशों में भी ये और शक्ति आएगी जो वो भी इसके विरुद्ध एक्शन ले। क्योंकि हम ये केवल कह रहे हैं जो ये केवल इकोनॉमिक के लिए नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी डेटा प्राइवेसी के लिए है। लेकिन मैं, विजय सर मेरे साथ हैं, मैं उनका इसके ऊपर काफी अच्छी खासी महारत भी। अशोक सर, आपने जो बताया कि यानी हुआवे के ऊपर भी सोचना चाहिए, मुझे लगता है विजय जी का संपर्क फिर से टूट रहा है। अफसोस इस बात का है, मैंने अशोक जी को इसलिए भी रोका था क्योंकि उनका बहुत तेजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो कई बार। खैर, बहरहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने, यूएन की रिपोर्ट से बेनकाब हुआ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं आतंकी संगठनों की संख्या, पाक के हाथ में है भारत के आतंकी। पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं आतंकी संगठनों की संख्या, पाक के हाथ में है भारत के आतंकी संगठनों की कमान। कई आतंकी यूएन की काली सूची में अब भी शामिल नहीं। आईएस, अल-कायदा जैसे संगठन यूएस की लिस्ट में शामिल। सीधे चलेंगे मनीष के पास। मनीष, ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ये जो जानकारी आ रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, बताइए क्विकली। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की जो आतंक के मामले में निगरानी करने वाली कमेटी है, जिसे हम आम भाषा में 1267 कमेटी कहते हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की जड़ है, वो सब के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां अफगानिस्तान में 6,500 से ज्यादा टीटीपी के जो आतंकी हैं वो सब पाकिस्तान से हैं, वहीं दूसरी तरफ जितने भी आतंकी संगठन हैं उन सबको पाकिस्तानी नागरिक ही हेड कर रहे हैं। और उन आतंकी संगठनों के तौर पर जो तमाम आतंकवादियों की लिस्ट में, वो सब लोग अब तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हैं। चाहे आप टीटीपी के जो प्रमुख हैं आमिर वली मसूद और उसके साथ के डिप्टी चीफ या फिर उसके स्पोक्स पर्सन, इन सबको देखें तो इन सबको प्रतिबंध किया जाना अभी बाकी है, इन पर बैन लगना अभी बाकी है। लेकिन आप दूसरा पक्ष देखें तो आप लिस्ट लंबी करते चले जाएं, मौलाना मसूद अजहर से लेकर। और मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर मनीष, आप जो बता रहे हैं, कसवार से मैं पूछूंगा। कसवार, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है ये जो रिपोर्ट आई अभी? निशांत, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे जो कुलीग हैं बिल्कुल सही कह रहे थे। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को उठाएं उसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। इस्लामाबाद में बैठ के ये बात कर रहा हूँ, ये कोई आम बात नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन फैक्ट इज दैट कि आप तालिबान से बात कर लें, टीटीपी की बात कर लें, पाकिस्तान का ये जो एक फाटा जो था, अब इसको हमने इसको लेके आए हैं इसको धारे में केपीके के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ। ये तो लॉलेस रीजन था, यहाँ पे तो नर्सरी पड़ती रही है। लेकिन खुशाइन बात यह है, FATF का बड़ा रोल रहा है, यूनाइटेड नेशन का। उन्होंने प्रेस किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं दूंगा वो पाकिस्तान के अवाम को दूंगा। वो उठे हैं कि वो भी इसलिए उठे हैं कि जब यही लोग
उनकी जान को, उनको गले काटने पे आ गए, उनको किडनैपिंग करना शुरू कर दी। इस वक्त इस्लामाबाद से बंदे को उठाते हैं और 12 घंटे तक तो पता नहीं चलता कि उसको कहाँ ले गए हैं। फिर 4 दिन पहले एक सीनियर इसको सहाफी को लेके गए हैं। तो मतलब अब ये देखे इस्लामाबाद में ये पोजीशन है तो एम्बेरसमेंट है। लेकिन इमरान खान की सरकार है वो काफी अच्छा काम कर रही है। पिछले 6 महीने से सफाया करने में ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनको बड़ा टाइम लगेगा। फिर भी एक और आखिरी बात करूंगा कि अगर इनकी आंखें पहले खुल जाती पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की तो शायद हम लोगों के लिए बेहतर होता। वो कहते हैं कि देर आई दुरुस्त आई। ये FATF का प्रेशर है, ये यूनाइटेड नेशन का प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात, वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन डिप्लोमेसी। जिस तरीके से इंडियन डिप्लोमेट्स ने प्रेशर डाला है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद इनकी आंखें खुली हैं। यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने प्रेशर डाला है। तो शायद वो कहते हैं कि देर आई दुरुस्त आई, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर आपको दुश्मन मुल्क की डिप्लोमेसी से भी अगर कोई थोड़े से हालात अच्छे हो जाएं तो मेरे ख्याल में कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। निशान जी, आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं यहां पर शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से उस राफेल के शॉट दिखाऊंगा जो थोड़ी देर पहले टेक ऑफ करता है। आइए जरा बिग स्क्रीन पर यहां पर फुल फ्रेम पर दिखाएं जो थोड़ी देर पहले राफेल ने टेक ऑफ किया है। और उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन बड़ी रोचक, फ्रांस से इस राफेल ने टेक ऑफ किया और यहां पर 29 जुलाई को भारत लैंड करने वाला है। और यहां पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस राफेल के बारे में, आइए मैं क्विकली आपको यहां पर लेकर चलता हूं बिग वॉल पर। और इसी के साथ, इस बिग वॉल के साथ मैं इस शो को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। यहां पर जरा कुछ फैक्टर्स जरा दिखाते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस राफेल का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये 29 जुलाई को आ रहा है। जरा प्लीज प्ले अप करें यहां पर। 29 जुलाई को ये यहां पर आ रहा है। और जो रोचक बात है वो ये है कि कई जगह इसका ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में भारत आ रही है पहली खेप। ये देखें आप, थोड़ा टाइट करें इसको, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर है हरकीरत सिंह। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कि 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित हो चुके हैं हरकीरत सिंह। और ये जो नोट करने वाली बात है, अंबाला पहुंचने पर दूसरे पायलटों को सौंपेंगे राफेल की कमान। इसके साथ ही हम इस शो को वाइंड अप करने जा रहे हैं। और यहां पर हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बताया। लेकिन एक चीज साफ है, वो चीज साफ ये है कि राफेल के आने से दोनों मुल्क पाकिस्तान और चीन हड़कंप मचा हुआ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।